Now we are going to continue our lectures today. Our next question is to express in cylindrical coordinates the quantities. कौन सी quantities है हमारे पास? del phi, del dot a, del cross a, del square phi. अभी हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उनके अंदर हर एक चीज को हमने इन जनरल कैलकुलेट करके देखा है कि वो क्या होता है. अब हमने जस्ट उनको एक्सप्रेस करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर. ठीक है, हमने जिस तरह फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपना प्लान किया था कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जनरल और फिर उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए सिंपलीफाई करेंगे और फिर वो आप जो बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है मैं एट द एंड आप लोगों को बता भी दूंगा कि किन किन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आप ये सारे काम कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करने लगे हैं जो हमने एक्सप्रेशंस कैलकुलेट किए थे. सबसे पहले हमारे पास है डेल फाई. ठीक है, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था डेल फाई था वो क्या था हमारे पास? E1 ओवर H1 पार्शियल बाय पार्शियल U1 प्लस E2 ओवर H2 पार्शियल बाय पार्शियल U2 किसका? फाई का प्लस E3 ओवर H3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल U3. ठीक है, अब हमने एक्सप्रेस करना है जो हमारा सॉल्यूशन है पहला वो क्या है? एक्सप्रेस करना है डेल फाई को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर. ठीक है, सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास U1 U2 U3 जो है वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? रो थीटा एंड जी. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के इल्म में होगी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास किसके बराबर होती है? ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास x इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा एंड z इज इक्वल टू z. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की मौजूद थी. इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने कैलकुलेट किए थे स्केल फैक्टर्स और U1 U2 U3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. ठीक है, जो हमने स्केल फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे या मैंने एक क्वेश्चन करवाया था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन ऑर्थोगोनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स भी आप कह सकते हैं इन सिलेंड्रिकल सिस्टम. तो हमारे पास जो लाइन एलिमेंट बना था वो आपके पास क्या था? d रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस d z स्क्वायर. ये हम लाइन एलिमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सिंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ठीक है, और इन जनरल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होता है? ds स्क्वायर किसके बराबर था? h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर. तो अगर किसी के जहन में ये ना हो कि ये वाला लाइन एलिमेंट हमने कैसे लिखा है जनरल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाकर चेक कर सकता है कि हम ये किस तरह प्रूव किया था. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें 1 और 2 को तो हमारे पास स्केल फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये किस्म का U1 U2 U3, तो ये 1 2 3 वाला आपके पास आ गया. तो h रो किसके बराबर आ गया आपके पास? 1 के बराबर. अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो du1 आपके पास क्या बन गया? du1 किसके बराबर आ गया? d रो, क्योंकि हमारे पास क्या है? du1 जो है वो आ गया d रो के बराबर. du2 किसके बराबर आ गया? d थीटा के बराबर. du3 किसके बराबर आ गया? dz के बराबर. ठीक है, तो हमने इसको और इसको आपस में कंपेयर किया तो h रो किसके बराबर आ गया हमारे पास? 1 के बराबर. h सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा है तो h थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया? रो के बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी h2 स्क्वायर है और रो स्क्वायर है. तो h2 स्क्वायर h थीटा स्क्वायर कहलाएगा और वो किसके बराबर आ गया? रो स्क्वायर के. तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो h थीटा किसके बराबर आ गया? रो के. ठीक है, और आपके पास जो h3 है उसको हम hz से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं? स्केल फैक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके थे. अब हमने क्या किया? हमारे पास U1 U2 U3 भी मौजूद है.
u1 किसके बराबर है, u1 आपके पास है रो का, u2 आपके पास है थीटा और u3 आपके पास है z। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये वाली तीन वैल्यूज इनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। E1 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर E1 क्या बन जाएगा, E रो कहलाएगा, E2 क्या कहलाएगा आपके पास, E थीटा कहलाएगा, और E3 क्या कहलाएगा, E z कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये वाली सारी वैल्यूज जो है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, डेल फाई को एक्सप्रेस करना है जस्ट हमने इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो हम ये वाली वैल्यूज जो हमने निकाली हैं जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सिंस अब यहाँ पर आप दोबारा से लिख लेंगे, सिंस वी नो दैट कि इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल सिस्टम के आपके पास डेल फाई इसके बराबर है, सो दिस इंप्लाइज आपके पास डेल फाई किसके बराबर आ गया, E1 क्या है आपके पास, E रो ओवर H1 आपके पास क्या है 1, जो कि आपके पास क्या है बेसिकली H रो, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल रो, प्लस E2 क्या है, E थीटा ओवर H2 क्या है रो, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल U2, प्लस E3 क्या है, EZ ओवर 1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल Z, ये थीटा है U2। ठीक है, तो हमने डेल फाई कैलकुलेट कर लिया, E रो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल रो प्लस E थीटा ओवर रो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा प्लस EZ ओवर खत्म है आपके पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल Z। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया जो आपके पास पहला पार्ट था कि डेल फाई को रिप्रेजेंट करना है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने प्रूफ शो करना है, एक्सप्रेस करना है डेल डॉट ए को इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं ये अपने पास एक जगह नोट करके पहले शुरू में लिख लेता हूं और फिर एक जगह पे मैं डेल डॉट ए वगैरह की एक्सप्रेशन लिखता जाता हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हम जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हमारे पास जो u1 है वो किसके बराबर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, u1 रो के बराबर है, u2 किसके बराबर है थीटा के, और u3 किसके बराबर है z के। h1 इज इक्वल टू h रो इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, h2 इज इक्वल टू h थीटा इज इक्वल टू रो के बराबर है हमारे पास, और h3 इज इक्वल टू hz इज इक्वल टू 1 है। ये तीन वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास क्या है डेल डॉट ए का एक्सप्रेशन। सिंस अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कि डेल डॉट ए जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, 1 ओवर h1 h2 h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u1 a1 h2 h3, क्लियर है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 a2 h1 h3 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u3 a3 h1 h2, यानी कि 1 ओवर h1 h2 h3 बाहर आ गए थे, u1 पहले कोऑर्डिनेट के कोरिस्पोंडिंग a1 h2 और h3 अदर स्केल फैक्टर्स, इसी तरह u2 a2 अदर स्केल फैक्टर्स, u3 a3 अदर स्केल फैक्टर्स। अब हमने इसको लिखना है किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख लेते हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो वेक्टर a होता है, a1 जो था हमारे पास उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, a रो से, a2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, a थीटा से, और a3 जो था वो हमारे पास a z के बराबर। जो आपके पास एक वेक्टर होता है से a रो e रो, जो हमने क्वेश्चन भी किया था कि एक्सप्रेस किया था एक वेक्टर को इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास a रो a थीटा a z जो है वो कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं। सो डेल डॉट a जो है वो आपके पास किसके बराबर आ गया, 1 ओवर h1 1 के बराबर है, h2 रो के बराबर और h3 1 के बराबर है। तो यहां से आ गया आपके पास 1 ओवर रो, पार्शियल बाय पार्शियल u1 की जगह क्या आएगा रो, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट है, फिर इधर क्या आ जाएगा a रो, h2 h3 क्या है, h2 है रो, h3 क्या है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा रो, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, h2 क्या है a थीटा, h1 और h3 क्या है, h1 1 है, h3 क्या है 1,
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z, जो u3 आपके पास है वो z कोऑर्डिनेट है, और a3 क्या है आपके पास az, और h1 और h2 हमारे पास है 1, h2 क्या है हमारे पास रो के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया रो, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया है किसको, डेल डॉट ए को, जस्ट एक स्टेप के अंदर आपके पास है कि डेल डॉट ए हमने जनरल प्रूफ कर दिया हुआ था और उसको एक्सप्रेस कर दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिमिलरली वी नो दैट हमने डेल क्रॉस ए का एक्सप्रेशन निकाला था, हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास डिटरमिनेंट वो डेल क्रॉस ए का एक्सप्रेशन क्या था, 1 ओवर h1 h2 h3। जो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, उस लेक्चर को आप देखेंगे, वहां हमने इसका ये एक्सप्रेशन प्रूव किया हुआ है। 1 ओवर h1 h2 h3 आ गया, यहां पर क्या आ गया h1 e1 h2 e2 h3 e3, पार्शियल बाय पार्शियल u1 पार्शियल बाय पार्शियल u2 पार्शियल बाय पार्शियल u3, और आपके पास नीचे क्या आ गए थे कंपोनेंट्स, a1 h1 a2 h2 a3 h3, ठीक है। हमने जस्ट अब इसको एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं कि डेल क्रॉस a ये किसके बराबर आ गया, 1 ओवर h1 h2 h3, 1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, h1 क्या है 1, h2 क्या है रो, h3 क्या है 1, तो ये आ गया 1 ओवर रो, ठीक है। अब हमने बाकी लिख देना डिटरमिनेंट, h1 क्या है 1, e1 क्या है आपके पास, e रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया e रो, फिर क्या आ गया आपके पास, h2 क्या है रो, e थीटा आ गया आपके पास, h3 1 है तो e z आ गया आपके पास, क्लियर है। यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल रो पार्शियल बाय पार्शियल थीटा पार्शियल बाय पार्शियल z, a1 h1 क्या आपके पास बन गया a रो, बिकॉज a1 क्या है आपके पास रो के बराबर और h1 आपके पास क्या है h रो के बराबर, क्योंकि हमने 1 2 3 जो है वो उससे रिप्रेजेंट किए हैं। यहां पर क्या बन जाएगा a थीटा और साथ क्या आ गया रो, a3 में क्या है a z, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है। सिमिलर मैनर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल स्क्वायर फाई को, ठीक है, जो हमने अभी प्रूव किया था पहले लास्ट लेक्चर के अंदर अपने कि डेल फाई जो है वो किसके बराबर है, वो आप इसलिए मेरे क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं जो मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमने प्रूव किया था कि जो डेल स्क्वायर फाई है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर फाई का हमने जनरल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, सिंस वी नो दैट डेल स्क्वायर फाई ये किसके बराबर है, 1 ओवर h1 h2 h3 पार्शियल बाय पार्शियल u1 h2 h3 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 h3 h1 ओवर h2 पार्शियल फाई बाय पार्शियल u2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u3 h1 h2 ओवर h3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जो हम प्रूव कर चुके हुए हैं जनरल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये, दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर h1 h2 h3 क्या बन गए, रो के बराबर आ गया, तो यहां क्या आ गया रो, अंदर क्या आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल u1 किसके बराबर है, रो के बराबर, तो यहां पर h2 किसके बराबर है, रो के, h3 1 के, h1 1 के, तो ये क्या आ गया रो पार्शियल फाई बाय पार्शियल u1, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, इनटू h3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, h1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आपके पास क्या आ गया ऊपर 1, h2 किसके बराबर है, अभी लिखा भी हुआ है h2 बराबर है आपके पास रो के,
पार्शियल फाई बाय पार्शियल थीटा, ठीक है, प्लस आपके पास थर्ड टर्म कौन सी आ गई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। H1 H2 किसके बराबर है, H1 1 के बराबर है, H2 आपके पास रो के बराबर है, तो आपके पास आ गया रो पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी। ये जस्ट हमने एक्सप्रेस कर दिया है डेल स्क्वायर फाई को किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। हम अपना साथ ही एक किसी तरह का एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं जो बुक के अंदर इलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स के लिए किया हुआ है, मैं आपको उसको समझा देता हूं सिलेंड्रिकल के अंदर, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल के साथ साथ ही चल रहे हैं। सो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द हीट कंडक्शन इक्वेशन, एक्सप्रेस द हीट कंडक्शन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है आपके पास, पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू कैपा डेल स्क्वायर u इन, मैं चेंज करता हूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आप इसको किसी भी सिस्टम के लिए कर सकते हैं, एलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स के लिए, बाइपोलर के लिए, स्पाइरल के लिए, पैराबोलॉइडल के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप ये सारा काम कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ये आपके पास वेल नॉन हीट इक्वेशन है, ठीक है। u क्या है आपके पास, फंक्शन है जो कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और साथ उसके अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेंज आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास u स्केलर है, हम इसको 5 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या स्टेटमेंट के अंदर अगर u लिखा है तो u लिखा रहने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास हमने डेल स्क्वायर u बेसिकली जो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ डेल्टा ऑपरेटर है, ठीक है। तो डेल्टा ऑपरेटर हमने डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटर को u के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, अगर मैं इसको देखूं, यहां पे फाई था, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं u से, यहां पे भी फाई है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं u से, और इस फाई को भी मैं रिप्लेस कर देता हूं u से, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा स्क्वायर अप्लाई हो गया किसके ऊपर, u के ऊपर। तो इसी तरह ये मेरे पास जो डेल्टा स्क्वायर है ये लिखा गया किन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, u स्क्वायर के अंदर, u फंक्शन के लिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखा गया ये, और इसको भी मैंने साफ कर दिया, ठीक है। तो ये आधा पार्ट हमारा वही हो गया इस सवाल का जो भी हम करके बैठेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास हमें क्या चाहिए था, डेल स्क्वायर u, अब उसको कैपा से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या बन गया, कैपा, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर भी क्या आ गया, कैपा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये किस चीज के बराबर है, ये टर्म हीट कंडक्टिंग इक्वेशन में पार्शियल u बाय पार्शियल t के बराबर है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल t, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन हो गया। सिंस वी नो दैट डेल स्क्वायर u इसके बराबर है, उसको हमने कैपा से मल्टीप्लाई किया, तो कैपा डेल स्क्वायर u वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है सारी यहां से लेकर ये वाली, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कैपा डेल स्क्वायर u को, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास पार्शियल u बाय पार्शियल t। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है कि हमने एक्सप्रेस कर दिया हीट कंडक्शन इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ करवाया था, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक अब हम इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, टेंसर वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करने के लिए, कि किस तरह जो आपके पास वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनते हैं वो किस तरह हम जनरलाइज करेंगे फॉर टेंसर्स, जो कि आपके पास जिसमें एक से ज्यादा आपके पास डायरेक्शंस बनती जाती हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड the square of the element of arc length, square of the element of arc length in general curvilinear coordinates and show that
ds² जो है ये आपके पास किसके बराबर है, p इज इक्वल टू 1 2 3। हम 3 डायमेंशन के अंदर ही बात कर रहे हैं, g pq dup duq, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास बन जाएगा 70। हमने स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ जो पहले कैलकुलेट की थी वो हमने कैलकुलेट की थी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए, जहां पर आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स थे E1 की डॉट प्रोडक्ट जो आ रही थी E2 के साथ वो किसके बराबर थी, 0 के बराबर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। E1 डॉट E1 आपके पास नॉन जीरो आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था। E2 डॉट E3 आपके पास 0 के बराबर आ रहा था। लेकिन अब हम यहां पर क्या करने लगे हैं, जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए। इसका मतलब कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो उस केस के अंदर जो लाइन एलिमेंट है ये उसकी सम करके छोटी सी फॉर्म लिखी हुई है, तो हमने इसके बराबर इसको प्रूफ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, सिंस वी नो दैट कि जो r होता है पोजीशन वेक्टर वो किसका फंक्शन होता है, u1 u2 एंड u3 का, जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल डिफरेंशियल लेता हूं, दिस इंप्लाइज dr, ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3, ठीक है। dr किसके बराबर आ गया, हमने जस्ट उस जो वेक्टर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स था उसका हमने टोटल डिफरेंशियल ले लिया। हमें पता है कि ds² जो है वो किसके बराबर होता है, ये हम एक दफा पहले देख भी चुके हैं। ds² जो है वो dr डॉट dr के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो हमने टोटल डिफरेंशियल लिया है इसका हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना इसी के साथ ही, ठीक है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज ds² जो है वो dr डॉट dr के बराबर होता है, और dr किसके बराबर है आपके पास, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3। इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने लेनी है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3, ठीक है। तो ये मुझे बार बार अगर लिखने में लेंथी काम हो रहा है, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 जो है पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 बार बार लिख रहे हैं। तो अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट अस इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 को मैं कह देता हूं अल्फा 1, और ये वेक्टर का साइन चाहे आप ऊपर लगा दें या मैं इसका अल्फा 1 के साथ नीचे लगा दूं। ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है कि ये मैं नीचे भी लगा रहा हूं, क्योंकि आगे जाके मुझे जब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी एक वेक्टर को डिफाइन करना है तो वेक्टर का साइन भी लगाना पड़ेगा मुझे, तो साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ये मैं वेक्टर के साइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, या मैं क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। पार्शियल r और पार्शियल u1 तो अल्फा 1 के बराबर आ गया, पार्शियल r और पार्शियल u2 को मैंने अल्फा 2 कह दिया है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स की नोटेशन भी यूज कर सकता हूँ, पार्शियल r और पार्शियल u3 अल्फा 3 है। इन सब की जगह मैं इस तरह भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ कि मैंने पार्शियल r और पार्शियल up को अल्फा p कह दिया है, ठीक है। कि जब मेरे पास p जो है वो 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर, तो 1 के बराबर होगा तो पार्शियल r और पार्शियल u1 अल्फा 1 हो जाएगा, 2 के बराबर होगा तो पार्शियल r और पार्शियल u2 अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर होगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब मैं जो मैंने ऊपर लिखा है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ और ऊपर वाले स्टेप को ही मैं इन क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखने लगा हूँ, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ds² जो है वो मेरे पास क्या बन गया, अल्फा 1 du1 प्लस अल्फा 2 du2 प्लस अल्फा 3 du3। इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी मेरे पास अल्फा 1 du1 प्लस अल्फा 2 du2 प्लस अल्फा 3 du3। ये आपने याद रखना है, ये सारे अल्फाज जो हैं ये आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है। और वेक्टर कौन से हैं, टेंजेंट वेक्टर्स हैं। हमने u1 का के ऊपर जब डेरिवेटिव लिया था तो आपके पास क्या आ रहा था, एक टेंजेंट वेक्टर आ रहा था,
अब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देता हूं। दिस इंप्लाइज डी एस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली टर्म ने इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, सेकंड टर्म ने तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, थर्ड टर्म ने तीनों के साथ लेनी है, तो आपके पास टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 9 टर्म्स आ जाएंगी। सो अल्फा 1 डॉट अल्फा 1 वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आएगी। हमने ऑलरेडी भी देखा था, अगर आपके पास एम ए डॉट एन बी हो तो हम क्या लिखते हैं, एम एन ए डॉट बी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, du1 प्लस अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 du1 du2 प्लस अल्फा 1 डॉट अल्फा 3 du1 du3 प्लस सेकंड टर्म में डॉट प्रोडक्ट लेनी है, अल्फा 2 डॉट अल्फा 1 du2 du1 प्लस अल्फा 2 डॉट अल्फा 2 du2 du2 प्लस अल्फा 2 डॉट अल्फा 3 du2 du3 प्लस अल्फा 3 डॉट अल्फा 1 du3 du1 प्लस अल्फा 3 डॉट अल्फा 2 du3 du2 प्लस अल्फा 3 डॉट अल्फा 3 du3 du3। क्लियर है, ये हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, 9 टर्म्स, 1 2 3 फिर 3 फिर 3, 9 टर्म्स आपके पास आ गई। अब हम इनको कंबाइन करके छोटा सा लिखना चाहते हैं ताकि हमारी इक्वेशन इतनी लेंथी जो बन रही है वो थोड़ी सी स्मॉल हमें लगे। सो ds² इज इक्वल टू इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे मैंने अभी जब अल्फाज इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हुई थी, तो उनके लिए मैंने p = 1 2 3 के साथ वो उन तीनों को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगर आप गौर करें, ये क्या है, अल्फा 1, यहां पे क्या आ रहा है, अल्फा 1, या अगर हम इसको देखें, ये अल्फा 1 है तो du1, ये अल्फा 1 है तो du1, ये अल्फा 1 है तो du1, उसके साथ वाले चेंज हो रहे हैं, ये अल्फा 1 है du1, अल्फा 2 du2, अल्फा 3 du3। तो अगर मैं इस सब के साथ जो अल्फा 1 आ रहा है, अगर मैं उसको लिख दूं इस तरह, अल्फा 1 डॉट अल्फा p du1 dup, और p के ऊपर मैं लगा दूं समीशन 1 2 3 के p की जगह 1 लगेगा, प्लस p की जगह 2 लगेगा, फिर प्लस और तीसरी टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये ऐड अप हो रही है। अगर मैं समीशन का साइन ना लगाता तो फिर ये बेसिकली p = 1 के लिए एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होनी थी, p = 2 के लिए एक इक्वेशन, p = 3 के लिए एक अलग इक्वेशन। लेकिन हमने यहाँ पे जो समीशन का साइन लगा दिया है, समीशन का मतलब है कि p की जगह 1 लगा के प्लस करके p की जगह 2 लगाएंगे, फिर p की जगह 3। तो ये जो पहली, दूसरी और तीसरी टर्म हमने लिखी है, ये तीनों को मैंने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर इधर गौर करें, अल्फा 1 du1, अल्फा 2 du2, अल्फा 3 du3, इन सब के साथ क्या आ रहा है, मैं इसी तरह समीशन लगाता हूं, अल्फा 2, ये वाला अल्फा 2 सब में आ रहा है, अल्फा 2 ये, और इनके साथ जो टर्म्स आ रही हैं, ये अल्फा 2 का du2 वैसे का वैसे ही रह गया। अब इसके अंदर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, अल्फा 2 और du2 मैंने वैसे ही लिख दिया है, और बाकी जो है उनके ऊपर समेशन लगा रहा हूं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो मैं क्या लगा रहा हूं, p = 1 2 3 डॉट अल्फा p, और यहां पे क्या आ गया, dup, ठीक है। इसी तरह मैं तीसरी टर्म को भी लिख सकता हूं, समेशन p = 1 2 3 अल्फा 3 डॉट अल्फा p du3 dup। क्लियर है। अब जो आपके पास आ गया है, सब में आपके पास p के ऊपर समीशन लगा हुआ है, बाकी क्या आ रही हैं 1 2 और 3। तो मैं एक नया इंडेक्स लगा के इसको लिख सकता हूं, यहीं से मैं इस तरफ को ले आता हूं, ये वाली इक्वेशन के बाद ds² आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, बल्कि स्टेटमेंट भी मैं बता देता हूं, ds² जो है ये आपके पास किसके बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज ds² इज इक्वल टू अल्फा 1 डॉट अल्फा p है, समीशन, उसके ऊपर हम नया इंडेक्स लगाते हैं, q = 1 2 3, समीशन p = 1 2 3, अल्फा 1 की जगह फिर क्या बन जाएगा, q डॉट अल्फा p duq dup,
ठीक है, क्यू की जगह 1 लगाएंगे, क्यू की जगह 1 लगाएंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, क्यू की जगह 2 लगाएंगे, यहां पर भी क्यू की जगह 2 आएगा, सेकंड आ जाएगी, और पी वाला समेशन वैसे ही चलता रहेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ds स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p इज इक्वल टू 1 2 3 समेशन q इज इक्वल टू 1 2 3 अल्फा p डॉट अल्फा q dup duq, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके पास वैसे ही कम्यूटेटिव होती है, स्केलर्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन p इज इक्वल टू 1 2 3 q इज इक्वल टू 1 2 3 gpq dup duq, वेयर हमने gpq क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अल्फा p डॉट अल्फा q, ठीक है। और यहां से हमने देखा कि हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और क्या है, इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रिक और मेट्रिक टेंसर, ठीक है। जब आपके पास एक चीज के अंदर एक से ज्यादा इंडिसेस आ रहे हैं तो हम उसको टेंसर का लफ्ज बोलना शुरू किया। तो यहां से हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी चीज को हम टेंसर कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको कोई सवाल पूछने वाला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करें, और अगर कोई और क्वेश्चन आप मेरे से सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द चैप्टर ऑफ टेंसर एनालिसिस। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।